प्रश्न चल रहा है विकास का, उसमें आपके जो कौन कौन से दावे हैं, अधिकार है या कौन कौन से जो मूल्यांकन है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो लोकतांत्रिक सहभागिता के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं इसके बारे में कल भी अपन चर्चा की थी, आज भी दोबारा चर्चा कर रहे हैं। अगर जो कोई भी देश अगर कोई कानून बना रहा है, ठीक है, कोई नीति निर्धारण कर रहा है, तो उसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। सहभागिता का मतलब होता है भाग लेना। आम जनता भी इसमें भाग ले सकती है, कानून बनाने में अपनी राय दे सकती है, विचार विमर्श कर सकती है। उसे कहते हैं लोकतांत्रिक सहभागिता। अगर आप कहें कि मैं सिस्टम में चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिस्टम में परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो आपको या तो चुनाव लड़ना पड़ेगा या आपको ऐसा पद हासिल करना पड़ेगा, IAS और RS बनना पड़ेगा, ताकि आप सिस्टम में चेंज कर सकें। ठीक है, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक सहभागिता। आज़ादी है आपको, हर क्षेत्र में जाने की आपको आज़ादी है, लेकिन आप सिस्टम में परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई नियम कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको उस सिस्टम के अनुसार वैसे ही आपको बनना पड़ेगा या आपको जाना पड़ेगा। आप कहें कि मैं इस सिस्टम में जाना, इस सिस्टम में ये परिवर्तन करना चाहता हूँ, संसद में परिवर्तन करना चाहता हूँ, कुछ नियमों में परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ या तो MP बनना पड़ेगा या कुछ IAS और RS बनने पड़ेंगे, जब जाकर आप चैन से करोगे। इसलिए आम पब्लिक का भी कोई भी कानून नियम कुछ भी बनाया जा रहा है, योजना बनाई जा रही है, आम पब्लिक की राय भी लेना जरूरी है। कि आम पब्लिक भी सोचे कि ये जो कानून बनाया जा रहा है, तो आम पब्लिक की राय ये होता है कि कानून हमारे लिए ये समस्या है, हमारे लिए ये समस्या है। जहाँ आपको मालूम है कि आज हमारे भारत में जो एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन अभी जारी है, उसमें समस्या क्या है कि आम पब्लिक का ध्यान दिया नहीं, उन्होंने सहमति उन्होंने ली नहीं। तो अगर किसान वर्ग से सहमति लेकर के अगर कानून या प्रस्ताव जो अगर संसद में रखते, तो इतनी समस्या नहीं आती। अब उन्होंने जो कानून है वो अपनी इच्छा के अनुसार या उद्योगपतियों की इच्छा के अनुसार वो कानून बना दिया और संसद में रख दिया और पारित कर रहे हैं, तो जनता उसका विरोध करे कि ये कानून लागू नहीं। आपको मालूम है जब कानून लागू हो जाता है, जब उसमें चेंज करने में बहुत समस्या ही आती है। चेंज नहीं होता, लागू होगा तो लागू हो ही गया वो। अब जनता उसका विरोध करेगी तो क्या होगा, सरकार उसको दबाने के लिए पुलिस बल प्रयोग करेगी, आर्मी का प्रयोग करेगी, उनको दबाने की कोशिश करेगी या जेल में डाल देगी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने। तो इसलिए कह रहे कि कानून बनने से पहले अगर जनता की राय ले ली जाए तो वो कानून सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जनता उसको लाइक करती है, फिर कोई समस्या नहीं आती। कोई अगर कोई अड़चन है या कोई समस्या है तो जनता अपनी राय देगी, नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए। आपको मालूम है कोई कानून बना दिया कि शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए, ये कानून मान लो बना हुआ है, बना दिया। अब ये कानून आप अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको कहते कि जनता की राय जानी जाए कि 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसकी राय भी जानी जाएगी, कितनी % लोग इसका समर्थन करते हैं, कितनी % इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो अगर आप मीडिया के माध्यम से डालते हैं कि साहब शिक्षा का अधिकार, तो आपको मालूम है 90% पब्लिक कहती है कि हाँ शिक्षा का अधिकार लागू होना चाहिए। तो 90% पब्लिक की क्या है, समर्थन मिल गया आपको। और जो 10% लोगों का समर्थन नहीं मिला है, वो कमेंट्स में लिखेंगे कि मैं इससे सहमत क्यों नहीं है। तो फिर उस 10% वालों का भी उस तरह कुछ पढ़ा जाए, सोच समझ करके उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, तो वो कितने % हो जाएगा, 100%। ठीक है, वो कानून ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, उसका समर्थन जनता का मिल चुका है, उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी और देश का विकास भी जल्दी होगा। क्यों कि जनता का ही कानून है, जनता ने ही समर्थन दिया है और जनता ही उस कानून का क्या करेगी, पालन करेगी। भेदभाव नहीं होगा ना, इसमें सबके लिए समान लागू होगा। तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको किसी बार जो है कितनी बार कहा गया है कि आपकी भलाई के लिए आपके माता पिता और शिक्षक की बात माने जैसी कोई चीज़ें करनी चाहिए, और क्या उन बातों पर आपको खुद को जो है कहता जो है महसूस होना चाहिए कि आपके माता पिता ने आपको क्या कहा है। अगर आप उसके बारे में गौर करेंगे तो आपके पास समस्या नहीं आएगी। अगर इस प्रकार की अगर आप गौर करें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी।
मेरे लाल पड़ेगा। क्यों? अब नाम तो याद होगा ना, आवाज जी का सुरेंद्र का है, सुरेंद्र का है। अब मैं बुला लिया क्लास, फिर गुरु ने पानी लिया है तो मैं राकेश से नहीं पिलाता। देखो कितना ध्यान रखते हैं सर के, ये तो है हमारे फेवरेट स्टूडेंट। हाँ, तो आपसे बड़े आपके दादा दादी है, आपके मम्मी पापा है, या जो भी परिवार के बड़े सदस्य हैं, आपको जिस वक्त टोकते हैं कि नहीं बेटा ऐसा मत कर, आपको वो कहते हैं या टोकते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा भी आता है कि बार बार मेरे को टोकते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से आपको गुस्सा आता है, इसका मतलब वो गलत है। एक बार उस बात को आप सोचो कि मेरे को बार बार इस चीज़ के बारे में क्यों कहा जा रहा है। अगर आप उस वक्त सोचना स्टार्ट कर दिए तो आपको कोई नहीं टोकेगा, क्योंकि उस बात पे आप अमल करना चालू कर देंगे, समस्या नहीं आएगी। आपको अध्यापक कह दे कि नहीं बेटा आपको इस प्रकार से चलना है, आपको इस प्रकार से रहना है, आपको इस प्रकार से माता पिता की सेवा करनी है, और वो कहें वैसा आपको उसके आगे के अनुसार आपको चलना है, तो उसके पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप उनका कहना नहीं मानते और कहीं भी अगर आपके साथ गुनाह हो गया, आपके हाथ से गुनाह हो गया, ठीक है, नहीं भी हुआ, और अगर किसी दोस्तों के साथ भी अगर आपके साथ उससे सामूहिक है, अगर गुनाह हो गया, तो घर वाले आपके पक्ष नहीं लेंगे। क्या कहेंगे? हाँ ये ऐसा कर सकता है, कभी पक्ष नहीं लेंगे। वो कहेंगे हाँ ऐसा कर सकता है क्योंकि ये हमारा कहना मानता ही नहीं, तो कर सकता है। अगर आपने घर वालों का कहना मान करके, ये मानो अनजाने में गलती हो ही जाती है, इंसान है, अब फिर घर वाले के कहा जाए कि नहीं मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, हम जानते हैं हमारे बेटे, तो घर वाले उसका समर्थन करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं कि आपको किस रास्ते पर चलना है। कि घर वाले कहते हैं कि आप, घर वाले कभी आपका बुरा नहीं सोचते हैं, घर वाले आपका अच्छा ही सोचते हैं। अगर अच्छा अनुशासन रहेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा तो इसका कैरियर बनेगा। घर वालों को आप कुछ नहीं मिलेगा आपका कैरियर से, आपका कैरियर बनते बनते उनका बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है, 2-4 साल मान लो। तो ये कह रहे कि वो ये चाहते हैं कि जो हमने जो कष्ट झेला है वो कष्ट हमारी औलादें नहीं झेलें, ठीक है। हम अनपढ़ रहे हैं तो हमारी औलादें अनपढ़ नहीं रहे, क्योंकि हमने तो अपना जीवन व्यापन कर लिया, कैसे भी किया है। लेकिन आने वाले टाइम में जो कंपटीशन का ज़माना है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, और इसमें हमारे जो बच्चे हैं इस युग में पता नहीं कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे, ठीक है। तो वो सोचते हैं आपके लिए, वो चाहते हैं कि अच्छी सी अच्छी एजुकेशन दी जाए ताकि अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छा कैरियर को बनाए। घर वाले आपको हर चीज़ में कभी भी कमी नहीं आने देते, चाहे वो कैसे भी कमाएं, चाहे वो खुद भूखे रहें, लेकिन आपको भूखा नहीं सोने देते हैं। आपने कह दिया कि मेरे को आज ये कॉपी चाहिए या पेंसिल चाहिए, वो आपको आएगी चाहे कैसे भी आए, लेकिन आपको अवेलेबल करवाएंगे। आपके यहाँ जाके कह दिए कि साहब घर जो है स्कूल वाले फीस मंगाए हैं, तो वो कैसे भी करा कर वो आपको स्कूल में फीस देंगे ताकि मेरा बच्चा किसी प्रकार से नहीं रहे, या इसको सुनना नहीं पड़े, या पढ़ाई में व्यवधान नहीं हो। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए करेंगे और करते हैं। तो आप सोचो कि घर वाले आपको सुबह उठाते हैं, चाय नाश्ता पानी जो है आपके सुबह उठते वो आपके लिए तैयार करते हैं, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं, आने के जाने की भी व्यवस्था वो करते हैं। भाई बस के माध्यम से जो भी आते हैं, या स्कूल की जो बस जाती है या वाहन जाते हैं, उनके माध्यम से आपकी व्यवस्था करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं हो। क्यों कर रहे हैं इतना? वो किस लिए कर रहे हैं? वो आपके भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपका भविष्य सुधरे, हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए कि ये अपने पैरों पे खड़े हो गए, हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। वो इसलिए करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रहे और आपका जो कैरियर है वो सही ढंग से बन सके। तो देखिए, मानते कुछ चीज़ें करनी चाहिए जो आवाज़ नहीं बढ़ावा।
तो ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। आज आप ये कह दिए नहीं हम तो संपन्न हो गए, नहीं हम तो किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो बड़े हो गए। अरे उस माता पिता को भी देखो कि आप बड़े कैसे हुए हैं, ठीक है। आपने बिस्तरों में भी लेटरिन भी की है, टॉयलेट भी किया है, उनको साफ किया है, उन लोगों ने किया है कि नहीं है, आपको बड़ा किया है। तो आप देखो कि आप बड़े होने के बाद उनका कहना ही नहीं मानते। हाँ, वो कहते हैं वो आप उसके अनुसार चलते ही नहीं हो। क्यों भाई, उन्होंने गुनाह किया है कि आपको इतना बड़ा करके? तो कम से कम ये आपका फर्ज बनता है कि उनके आदेश का पालन करें। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भारत में एक संस्कृति रही है बड़ों का कहना मानना, बड़ों का आदर करना, ठीक है। ये संस्कार में ही होनी चाहिए, ये हमारा नेचर होना चाहिए कि हाँ वास्तव में माता पिता मेरे भगवान हैं, मेरे देवता हैं, जो इतने पाल पोस के बड़ा किया है। उनका तो ऋण तो आप चुका ही नहीं सकते, ऋण की तो बात ही अलग है। आप उनका कहना ही मान जाओ तो वो सबसे बड़ा ऋण है। वो कहे वैसे चल रहे तो उनके आदेश का पालन हो जाए तो वो सबसे बड़ा ऋण माना जाता है। तो इसलिए देखिए, तो ये कह रहे हैं कि माता पिता या गुरुजन जो शिक्षक हैं वो आपको जो आदेश देते हैं उस आदेश का पालन करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है। तो देखिए, ऐसी बातें पर अपने खुद को जो है कहना महसूस करता है, कहता है, और इसमें भलाई है कि इसका फैसला स्वयं में मुझे करने में माना जाता है। वो कहते हैं उसका फैसला स्वयं को करना चाहिए कि अच्छा है या बुरा है। समझ गए इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है? देखिए, लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में ये अंतर है कि लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार विमर्श और सभी के अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए होता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी की राय सुनी जाती है, ठीक है। अगर कोई विरोध भी कर रहा है ना तो वाद विवाद के माध्यम से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, उसका समाधान निकाला जाता है। किसमें? लोकतंत्र। जनता को शामिल किया जाता है। जनता अगर विरोध करिए तो उसको सामने लाते हैं कि भाई विरोध क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, उसको सर्टिफाइड किया जाता है कि हाँ इस प्रकार विरोध हो रहा है या उसमें परिवर्तन किया जाए। तो इससे क्या है कि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है और लोगों की राय ली जाती है, ठीक है। अगर कोई अड़चन है, कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान मिल बैठ करके करते हैं, समाधान करते हैं, उसके बाद उसका समाधान होता है, ठीक है। इससे कहते हैं लोकतंत्र, है ना। इसके ऊपर जो थोपा नहीं जा सकता, ये जबरदस्ती नहीं है लोकतंत्र पे थोप दिया नहीं आपको ऐसा करना ही है, नहीं। ये लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है, ये जनता का शासन है। जनता जैसे कहेगी वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसे कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है। और तानाशाही किसे कहते हैं? जी कुछ जबरदस्ती थोपा जाए, नहीं आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, इसे कहते हैं तानाशाही। इस प्रकार अगर बेहतर जीवन हासिल करने के समाज का हर व्यक्ति साझेदार है तो विकास की योजनाएं बनाने और उसके क्रियान्वयन के तरीके ढूंढने में भी हर एक व्यक्ति को शामिल करने की ज़रूरत है। दूसरी जो है, दूसरों को बनाई योजना का अनुसरण करने, योजना तैयार करने और भागीदारी होने में फ़र्क है। पहला, अगर तुम्हारे दूसरे आपके लिए अच्छी नीयत से कोई योजना बनाते हैं तब भी उसका विशेष ज़रूरतों में अवगत करवाने की उसकी गुंजाइश कम ही है। दूसरा है कि निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अधिकार संपन्न भी बनाती है। अगर आपने निर्णय निर्माण या कोई नीति बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है, अगर आप उसमें शामिल हो गए, इसका तात्पर्य क्या हो गया? आपकी सहमति उसमें लागू है, आपने सहमति उसमें दी है, समझिए ना। आपका अधिकार बनता है कि इसको लागू कर दिया जाए। तो किसान आंदोलन में बैठक होगी, अब 13 तारीख को मीटिंग होगी, उनको बैठाया जाएगा, बड़े बड़े जो उनके लीडर हैं, कि बोलो क्या समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भाई इस कानून में क्या है क्या नहीं है, आपको किस प्रकार के जो है गुमराह किया जा रहा है, तो उसको बैठा करके फिर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। समझा? मीटिंग रखी है ना उन्होंने, पीएम के सामने मीटिंग रखी है कि हाँ बैठो, आप मीटिंग करो, वार्तालाप करो, भाई समस्या क्या है, इसलिए उनके समस्या समाधान होगा। तो देखिए, लोकतंत्र और विकास दोनों का सरोकार आम बेहतरी शामिल जो है हासिल करना है। सवाल ये कि सबको जो है सबकी बेहतरी किसमें है, इसका निर्धारण कैसे हो। लोकतांत्रिक देशों में निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले लोगों के अधिकार पर जोर दिया जाता है। भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रस्तावित रास्ता स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेना होता है।
तो स्थानीय निकायों के अधिकार और संसाधन बढ़ाने में वकालत इसलिए की जाती है जिसमें दो चीज़ें सुनिश्चित हो जाती है। एक तो इसका अर्थ हुआ कि लोगों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले मसले पर लोगों के विचार परामर्श किया जाना चाहिए और समुदाय को नुकसान पहुंच सकने वाली परियोजनाओं को रद्द करना संभव होना चाहिए। अगर लोगों को अगर नुकसान पहुंचाने वाली परियोजनाएं हैं तो उसको रद्द कर देना चाहिए। तो जनता अपने आप राय देगी, नहीं इसको हटा दो, इसको रखो। इसे कहते हैं लोकतंत्र की सहभागिता। ठीक है। इसके बाद योजना और बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्न लोगों के लिए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक संसाधन के उपयोग की गुंजाइश बनती है। सड़क जहां बने, कहां बने, स्थानीय बसों और मेट्रो का मार्ग कौन सा हो, मैदान और विद्यालय कहां पर हो, किसी गांव को चेक डैम की ज़रूरत है क्या, इंटरनेट कैफे की, इस तरह के फैसले उन्हें लोगों द्वारा ही किए जाने चाहिए। तो लोग ही देंगे। अगर किसी गाँव में अगर बांध बनाना है या डैम बनाना है तो लोगों से राय ली जानी चाहिए कि सब आपके गांव में पानी जो आ रहा है फालतू वेस्टेज जाता है बारिश के समय में, तो कहाँ पे टैंक बनाना चाहिए, कहाँ डैम बनाना चाहिए। तो लोगों से राय लेनी चाहिए कि हाँ यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बना दिया जाए। इससे क्या है, काम भी बनेगा, सहयोग भी मिलेगा। ठीक है। और सोच भी अच्छी रहेगी। ठीक है। अगर ज़बरदस्ती आप डैम बना नहीं, यहाँ डैम बनाया जाएगा और एक गाँव वाला विरोध करे, दूसरे गाँव वाले करे नहीं बनना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। जो दोनों के लिए सूटेबल हो वहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए देखिए, कुछ लोगों का तर्क है कि विकास का वर्तमान जो मॉडल है ऊपर से नीचे का है और इसे लोगों को विकास का पात्र बनाने की ओर लक्षित है। ये मान लेता है कि हमारे समस्याओं का समाधान का जो सर्वोत्तम तरीका एक और एक ही है। इस प्रक्रिया में लोगों के पीढ़ियों से संग्रहित ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी हो सकती है और विकास की विकेंद्रीकरण पद्धति परंपरागत और आधुनिक स्रोत से मिलने वाले तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल को संभव बनाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अनुभव आपके पास है, पीढ़ी जो अनुभव आपके पास है, उस अनुभव का फायदा सभी को मिलता है। ठीक है। इससे क्या है, लोगों का विकास आसानी से हो जाता है, जनता की राय ली जाती है, अच्छे जो विचार वाले हैं या अच्छा अनुभव जिसके पास होता है। ये तो है नहीं कि टैलेंट सभी के पास समान होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास से कम होता है, और जो अच्छा टैलेंट है वो सामने आ जाता है। समझ गए ना। तो इससे क्या है, देश का विकास जल्दी होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। अगला टॉपिक है विकास और जीवन शैली। देखिए, विकास और जीवन शैली देखिए, इसमें जो है विकास का वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी और पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी के संचालित सोच को दूर होने की कोशिश करता है। विकास को देश के मोबाइल की संख्या और अत्यधिक हथियारों के कारों के बढ़ते आकार को नहीं बल्कि लोगों के जीवन की उस गुणवत्ता से नापा जाना चाहिए जो उनकी प्रसन्नता, सुख, शांति और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती हो। इससे ही विकास को मापा जा सकता है। विकास को कैसे मापा जाता है, उसकी उन्नति, उसकी सुख समृद्धि या उसकी शांति, उसको देखकर ही कह सकते हैं कि वास्तव में देश में शांति है, विकास है, उन्नति है। उससे अपन कह सकते हैं भाई विकास अच्छा है। आप कहें कि मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है तो हम कहते साहब उन्नति अच्छी है। तो इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल के से ही विकास नहीं होता। विकास कैसा होता है कि कैसे होता है कि हर व्यक्ति पसंद है, खुश है, शांति है, माहौल अच्छा है, उन्नति हो रही है, उसे विकास माना जाता है। एक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों को जो है संरक्षित रखने और ऊर्जा के लिए फिर से प्राप्त हो सकने वाले स्रोतों का यथासंभव है उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए और वर्षा जल और संचयन और सौर ऊर्जा और जैव गैस संयंत्र या लघु पनबिजली परियोजना, जैव कचरे से खाद बनाने हेतु कंपोस्ट खड्डे करना आदि इस दिशा में संभव प्रयास हुए कुछ उदाहरण हैं।
कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। जैसे गतिविधियों के स्थानीय जो है लोगों पर लागू किया जाए, इसलिए लोगों को अधिक संलग्नता आवश्यक होगी और बड़े सुधार है प्रभावी बनाने के लिए बड़ी योजनाओं को एकमात्र तरीका नहीं है। बड़े बांधों के जो है संधियों से या छोटे बांधों की वकालत की है, बहुत कम निवेश की जरूरत होती है, इसलिए विस्थापन मामूली होता है। ऐसे छोटे बांध स्थानीय आबादी के लिए अधिक फायदेमंद भी हो सकते हैं। अगर जहाँ पे छोटे बांध बनाने हैं तो वहाँ पे छोटे बांध बनाने ही चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसके बाद देखिए, इसी के साथ साथ हमें अपने जीवन स्तर को भी बदल सकते हैं। आगे क्या टाइम हो गया? बहुत जल्दी हुआ बेटा आज तो।